हेलो बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे कास्ट टोपोग्राफी। ये बीए पार्ट 1 ज्योग्राफी फिजिकल ज्योग्राफी का टॉपिक है। कास्ट टोपोग्राफी में हम लोग जो लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ते हैं वो केमिकल वेदरिंग और केमिकल इरोजन ऑफ कार्बोनेट रॉक्स यानी कि लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट यानी डोलोमाइट, इन दोनों का ग्राउंड वाटर की एक्टिविटी से जो टोपोग्राफी बनती है। ये देख रहे हैं आप, यूगोस्लाविया का ये एरिया है, कास्ट एरिया। यूगोस्लाविया का ही टर्म है ये कास्ट। तो ये एड्रियाटिक सी के ईस्ट साइड में देखा गया है। यहाँ से जो ग्राउंड वाटर है ये सरफेस के थोड़ा सा नीचे है और यहाँ कई तरह के जैसे सॉल्यूशन होल, रेवाइन, गलीज, क्लेफ्ट, लेपीज, नैरो वैली आदि और स्टैलेक्टाइट, स्टैलेग्माइट, जिनके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। इनका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ है, तो ये यूगोस्लाविया के अलावे अगर देखा जाए तो स्पेन में भी है, फिर पोर्टोरिको में है, वेस्टर्न क्यूबा में है, जमैका में है, यूएस में साउदर्न इंडियाना, केंटुकी, वर्जीनिया, टेनेसी, सेंट्रल फ्लोरिडा के स्टेट एरिया में है। कुछ माइनर कास्ट एरियाज भी हैं जैसे कार्लसबैंड एरिया यूएस का, इंग्लैंड का पिक डिस्ट्रिक्ट या फ्रांस का चौक एरिया या जूरा माउंटेन और आल्प्स के कुछ एरिया में पाए जाते हैं। इंडिया में देखा जाए तो विंध्यन क्षेत्र में इनको रोहतास के पास गुप्ता धाम का केव है, वहां पर देखा गया है। सैंडस्टोन ऊपर है 90 मीटर थिक और उसके नीचे ये पूरा का पूरा गुप्ता धाम केव है। इसके अलावे आप जब उत्तराखंड में जाते हैं तो वहां पर आपको सहस्त्रधारा, रॉबर्ट्स केव, टपकेश्वर महादेव के मंदिर का एरिया में आप देख सकते हैं। मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी में है, बस्तर में है, विशाखापट्टनम में है। तो ये कई ऐसे क्षेत्र हैं, जम्मू कश्मीर में मिल जाएंगे आपको। अब ये बनते कैसे हैं, तो सबसे पहले जो लाइमस्टोन होता है या तो वो सरफेस पे या सब सरफेस पे रहे, बहुत बड़ा होना चाहिए, थिकली बेडेड, हार्ड होना चाहिए, वेल सीमेंटेड, ज्वाइंटेड होना चाहिए। अगर उसमें पोरोसिटी होगी तो वो वहां पर नहीं बन पाएगा कास्ट टोपोग्राफी। और ये जो है ये ग्राउंड वाटर के थोड़ा ऊपर होना चाहिए पोजीशन लाइमस्टोन का, और ये बहुत बड़े एरिया में फैला होना चाहिए, और जो जैसा कि मैंने कहा ग्राउंड सरफेस के पास हो, और काफी ज्यादा फोल्डेड, फ्रैक्चर्ड और फॉल्टेड होना चाहिए, और बारिश खूब होनी चाहिए। बारिश होगी ताकि ग्राउंड वाटर रिचार्ज अच्छे से हो और वहां पर ये कास्ट टोपोग्राफी डेवलप होता है। अब इसमें जो इरोजनल लैंडफॉर्म्स कई बनने शुरू करते हैं, उसमें एक है लेपीज। ये लाइमस्टोन का सबसे पहला जो है स्ट्रक्चर, ये ऐसे खुरदरा की तरह बनता है, छोटे छोटे ये रिजेस तैयार होते हैं, पिनेकल्स बोलते हैं, और ये पानी के साथ घुलते चले जाते हैं। लेपीज भी एक फ्रेंच टर्म है, इसका मतलब हो गया फ्रेटेड एंड फ्लोटेड टोपोग्राफी, जो कि छोटे छोटे रिल्स और गलीज की तरह बन के और इस तरीके से क्लेफ्ट बनाते हैं। ये नॉर्थ इंग्लैंड में भी है, जर्मनी में है, बोगाज यूगोस्लाविया में पाया जाता है। और जब ये वेदरिंग जो नीचे जो चीज छूटे रह जाते हैं धुर धुरी तरीके से, उनको टेरा रोसा बोलते हैं, लाल रंग के होते हैं ये सरफेस पे छूट जाते हैं वेदरिंग के बाद। इसके अलावे क्या क्या है, तो जब केमिकली एक्टिव रेन वाटर जो होता है ये अपनी एक्टिविटी जब शुरू करता है, सबसे पहले छोटे छोटे स्मॉलर होल्स बनाते हैं, सिंक होल, जो कि 3 से 10 मीटर के होते हैं। फिर इन सिंक होल से बढ़ के स्वैलो होल बनते हैं, उनसे बढ़ के डोलाइन होता है। डोलाइन जो है ये 1 किलोमीटर का भी हो सकता है, 1 तिहाई किलोमीटर से 1 किलोमीटर तक का। जैसे यूएस में देखा जाए 30 एकड़ का एरिया जो है वो पूरा डोलाइन है। और डोलाइन में कई बार पानी भर जाने से बहुत बड़ा कास्ट लेक भी बनता है, और ये ऊपर से डोलाइन का सरफेस जो ऊपर का छत है वो गिर जाने से कास्ट विंडो भी बनता है इसमें। ये आप देख सकते हैं, छोटे वाले सिंक होल, उसके बाद स्वैलो होल, फिर डोलाइन। डोलाइन के बाद जो आएगा वो युवाला है। युवाला उससे भी बड़ा है, और पोलिये या पोलजे, हम लोग पोलिये, इसमें जे साइलेंट है, ये सबसे बड़ा है। जो छोटे छोटे युवाला होते हैं इनको जमा भी कहते हैं, और कई बार लंबे युवाला बन जाते हैं। पोलिये काफी इलोंगेटेड एरिया होते हैं, और इनकी पूरी किनारे जो दीवार पूरी एक्सटेंसिव होती है, ये कई जगह 64-65 किलोमीटर तक लंबे हो सकते हैं।
ये सबसे ज्यादा कई डोलाइन के मिलने से भी बनते हैं। अब वैलीज कैसी होती है कार्स्ट रीजन की? तो ये तीन तरह की होती है। एक सिंकिंग क्रिक बोलते हैं, जब सरफेस वाटर ऊपर से जाकर छोटे छोटे सिंक होल से गायब हो जाता है और छोटे छोटे क्रिक्स के थ्रू नीचे की तरफ जाता है, तो ये सिंकिंग क्रिक बनाते हैं। उसके बाद ब्लाइंड वैली, जब ये फ्लो अचानक जाके स्वैलो होल या कहीं भी गायब हो जाते हैं तो ब्लाइंड वैली बनती है। और कास्ट वैली यू शेप्ड की बनती है। ये यूजुअली डोलाइन और युवाला के क्षेत्र में जब पानी भर जाता है पूरा, तो ये लाइम वैली देखने को मिलती है। अब आप देखिए केव और कैवर्न, तो ये कुछ डिपो ये जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये लाइमस्टोन है। सैंडस्टोन के नीचे लाइमस्टोन का है। इस पे ग्राउंड वाटर जब सीपेज हुआ तो यहाँ पर सबसे पहले स्टैलेक्टाइट बनना शुरू हुआ। स्टैलेक्टाइट से पानी चूते हुए नीचे जब गिर रहा है तो स्टैलेग्माइट बन रहा है, और जब ये दोनों एक साथ मिल जाएंगे तो ये पिलर हो जाएगा। और ये पूरा का पूरा केव है, गुफा है, जिसके अंदर स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट बनता है। जैसे हमारे यहाँ भारत में आप देखते होंगे टपकेश्वर महादेव, हमारे यहाँ महादेव शिवलिंग की स्थापना इसको मानी जाती है। इसको हम लोग धार्मिक स्थान में, जैसे गुप्त गोदावरी है या गुप्ता धाम है, तो यहाँ पर हम लोग शिवलिंग इसको मना लेते हैं स्टैलेग्माइट को। और स्टैलेक्टाइट से पानी का गिरना, इसको हम लोग एक रिलीजियस फॉर्म में भी स्वीकार करते हैं। पर ये एक जियोग्राफिकल, एक फैक्चुअल चीज है। ये रॉबर्ट्स केव में भी देखा गया है, गुप्ता धाम में है, पंचमढ़ी में है, कुटुम्बेश्वर में है, और ये यूएस में भी देखा गया है। हर जगह ये स्ट्रक्चर मिलेंगे। पोनोर्स क्या है? पोनोर्स में क्या होता है कि जब केव्स और स्वैलो होल्स जो होते हैं, इन दोनों को ये जोड़ देते हैं। जैसे ये दो को जोड़ा, ये पोनोर्स हो गए। और इसके बाद एक नेचुरल ब्रिज भी बन सकती है। जब केव्स का ऊपर का दीवार गिर जाए तो ये ब्रिज भी बन सकती है। अब डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स में क्या क्या देखेंगे? तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, ऊपर स्टैलेक्टाइट स्टैलेग्माइट का हुआ, फिर ये दोनों के मिल जाने से वो बना। सबसे पहले जो गिर रहा है ड्रिप स्टोन उसको बोलते हैं। वहीं से ऊपर सीलिंग में जो लगती है वो स्टैलेक्टाइट होती है, और नीचे जो आकर बनती है वो स्टैलेग्माइट। दोनों को मिलने से केव पिलर बनता है। और इनमें स्टैलेक्टाइट स्टैलेग्माइट जो है, ये स्टैलेग्माइट है, इनमें भी छोटे 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 ड्रिप स्टोन्स जम जाते हैं, जिसको स्पिलियोथिम्स कहते हैं, जो कि ग्लोबुलर स्ट्रक्चर के होते हैं। ग्लोबलाइट्स भी इनको कहते हैं। अब कास्ट साइकिल ऑफ इरोजन जो है, इसकी संकल्पना जो है जे.डब्ल्यू. बीट ने 1911 में की, और जोन सिविक ने 1918 में। ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। और डब्ल्यू.एम. डेविस ने भी इसको जस्टिफाई किया है कि ये कास्ट साइकिल ऑफ इरोजन जो है, ये नॉर्मल फ्लूइड साइकिल ऑफ इरोजन की तरह होता है, बस ये सरफेस ड्रेनेज की जगह सब सरफेस ड्रेनेज से होता है। और इसमें भी जो यूनिफॉर्मिटी ऑफ स्ट्रक्चर और एक जैसा, यानी कि सॉल्यूशन पानी का लाइमस्टोन से घुलना और उसके बाद जो बाकी की एक्टिविटीज है इसका होना इम्पोर्टेंट है। इसमें दो टाइप के कंडीशन बताए गए हैं। एक तो है कि जो थिक लाइमस्टोन है ग्राउंड सरफेस पे, उसका एक्सपोजर। दूसरा कि लाइमस्टोन कवर जो है वो नॉन सोल्यूबल रॉक का, उसके ऊपर जो है नॉन सोल्यूबल रॉक हो तो चलेगा, लेकिन उसके नीचे हो तो वो नहीं काम कर पाएगा। फिर लाइमस्टोन फोल्डेड होना चाहिए या फॉल्टेड बेड होना चाहिए। बीट साहब ने 3 स्टेज बताया है कास्ट साइकिल का। ये यूथ का स्टेज है। तो एक तो लैंडफॉर्म्स यूथ स्टेट में वही बता रहे कि कैसे रेन वाटर जो है वो मिक्स करती है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और सिंक होल सोल्यूशन बनाते हुए सिंक होल और स्वैलो होल बनती है। और उसके बाद जो लाइन बनता है, आपको ब्लाइंड वैलीज तक का स्टेज आता है। केव्स और कैवर्न्स बनने शुरू करते हैं। सरफेस ड्रेनेज पूरी तरह से सीपेज कर जाती है, यानी डोलाइन तक का स्ट्रक्चर जो है यूथ में आता है। मैच्योर में डोलाइन से आगे बनता है, कई न्यूमरस सिंकिंग क्रिक्स बनते हैं, केव्स गैलरीज और बढ़ते चले जाती हैं, और युवाला पोलिये, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलेंगी। ओल्ड स्टेज जब होगा तो इसमें ऑलमोस्ट सारे रूफ्स गिर गए होते हैं, और ये
कुछ बीच बीच में कार्बोनेट रॉक्स आपको ये खड़े दिखते हैं, इनको हम्स कहते हैं। और ज्यादातर जो सरफेस है ये लेवल हो गया रहता है, और ये लास्ट स्टेज में होता है। कास्ट वैली बनी होती है, कास्ट विंडो बने होते हैं। ये इसमें पानी भरा होगा, और कोई विशेष सरफेस पे ज्यादा कुछ स्ट्रक्चर कोई अलग से वैली नहीं दिखेगी। और जो ड्रेनेज सिस्टम है वो साफ बाहर की तरफ नजर आएगा। धन्यवाद।